प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं, जैसा कि आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट ये जो सब्जेक्ट है, ये आपका 8th सेमेस्टर का, और इसमें जो है हम लोग 2024 तक का पेपर सॉल्यूशंस आपके साथ मैंने जो है शेयर किया। अब हम 2025 का स्टार्ट किए थे और पहला लेक्चर जो है हमने आप लोगों को प्रोवाइड किया था, ठीक है। उसमें आप लोगों का जो सपोर्ट था वो अच्छा था, इसलिए हम आगे भी और कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसे भी मैं आप लोगों की क्लासेस हर तरफ से प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं, ताकि आप जो है एक बेहतर स्कोर अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में कर सकें। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हम आज का क्वेश्चन लेने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट क्या होता है, कन्वेंशनल वर्सेस अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन यानी ADR मेथड क्या होता है, जिसमें हम कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं। तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट अगर बात करें तो दो या दो से अधिक पार्टी के बीच में जब डिसएग्रीमेंट होता है रिगार्डिंग टर्म्स, परफॉर्मेंस, इंटरप्रिटेशन और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कहलाता है हमारा डिसएग्रीमेंट। ये मतलब किसी भी कारण से डिसएग्रीमेंट अगर हो जाता है तो वो कहलाता है हमारा क्या, कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट। क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट। कॉमन काउजेज, डिले इन वर्क, नो पेमेंट, पुअर क्वालिटी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, ये आपका कारण होता है, मतलब कॉमन कारण होता है जिसके कारण से हमारा डिस्प्यूट्स देखने को मिलता है कॉन्ट्रैक्ट में डिस्प्यूट्स। कन्वेंशनल मेथड यानी कोर्ट लिटिगेशन और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ADR। देखो, सबसे पहले हम कन्वेंशनल मेथड यानी कोर्ट लिटिगेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो डिस्प्यूट्स होता है वो रिजॉल्व होता है थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ, वेरी टाइम कंज्यूमिंग यानी सालों साल लग जाते हैं, एक्सपेंसिव होता है क्योंकि लॉयर और कोर्ट फी काफ़ी ज़्यादा होता है, फॉर्मल एंड रिजिड होता है, जज यहाँ पे जो है डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, पब्लिक प्रोसीडिंग होता है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलता है, पार्टीज का कंट्रोल ना के बराबर होता है, डायरेक्ट कोर्ट जो है डिस्क्री करता है, मल्टीपल अपील पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे, और एडवर्स सीरियल यानी डैमेज होता है रिलेशनशिप्स में, और जज जो है मे नॉट बी टेक्निकल एक्सपर्ट, है ना, जज मे नॉट बी टेक्निकल एक्सपर्ट। सिविल कोर्ट केस जो है इसका एग्जाम्पल है। वही अगर हम बात करें अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस की, तो डिस्प्यूट जो है रिजॉल्व होता है आउटसाइड कोर्ट, यानी कोर्ट में जाने की जरूरत जो है नहीं पड़ता है, फास्टर रिजोल्यूशंस होता है, इकोनॉमिकल होता है, फ्लेक्सिबल एंड इनफॉर्मल होता है। इसमें जो डिसीजन देता है वो आर्बिट्रेटर, मेडिएटर या कॉन्सिलिएटर होता है, प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल होता है ना, प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल होता है, हाई फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलता है, कंट्रोल होता है आपका पार्टीज का इन प्रोसेस में पार्टीज का जो रोल है वो आपका काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होता है, आर्बिट्रेशन अवार्ड जो है इन्फोर्सेबल होता है, लाइक डिक्री के जैसा ही लॉ का इन्फोर्सेबल जो है आपका आर्बिट्रेशन अवार्ड होता है। इसमें मल्टीपल अपील की पॉसिबिलिटी नहीं होता है ADR में, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में। कोऑपरेटिव यानी प्रिजर्व्स रिलेशनशिप्स, आर्बिट्रेटर जो है कैन बी सब्जेक्ट एक्सपर्ट
इसमें एग्जाम्पल आर्बिट्रेशन, मेडिएशन, कॉन्सिलिएशंस, ये जो है इसका एग्जाम्पल है। बात करें अगली क्वेश्चंस की, व्हाट आर द लीगल कंसिक्वेंसेज ऑफ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई किसी भी कारण से टूटता है ना, कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स वगैरह टूटता है, तो उसका लीगल कंसिक्वेंसेज क्या है, और डिस्कस करना है व्हाट एक्शंस द अफेक्टेड पार्टी कैन लीगली टेक एंड हाउ दीज इश्यूज कैन बी रिजॉल्व इफेक्टिवली, और किस तरीके से ये इशू जो है रिजॉल्व होता है इफेक्टिवली। देखो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये आकर होता है कब, जब पार्टी जो है फेल हो जाता है टू परफॉर्म इट्स ऑब्लिगेशन, है ना, ऑब्लिगेशंस जो परफॉर्म करना होता है वो अगर फेल होता है, हो जाता है, तब एज पर द एग्रीमेंट आइदर कंप्लीटली एक्चुअल ब्रीच एंड बिफोर ड्यू डेट, यानी एंटीसिपेटरी ब्रीच, ये गवर्न किया जाता है बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये गवर्न किया जाता है बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के द्वारा। लीगल कंसिक्वेंसेज liability to pay damage, defaulting party must be compensated for loss or damage caused, ये इंक्लूड करता है डायरेक्ट लॉसेज और कंसिक्वेंशियल लॉसेज इफ फोर्सिएबल, अगर फोर्सिएबल है तब। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी एग्रीव्ड पार्टी में कंसील द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज्ड फ्रॉम फर्दर ऑब्लिगेशंस, सूट फॉर अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी कोर्ट जो है वो ऑर्डर देता है एक्चुअल परफॉर्मेंस का इंस्टेड ऑफ कंपेंसेशन, और ये यूज करता है व्हेन डैमेजेस आर इनएडिक्वेट, यानी यूनिक प्रॉपर्टी होता है तब। इंजंक्शन, कोर्ट ऑर्डर टू रिस्ट्रेन अ पार्टी फ्रॉम डूइंग समथिंग, एग्जांपल प्रिवेंट मिस यूज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, है ना, प्रिवेंट मिस यूज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। क्वांटम मेरिट, यानी पेमेंट फॉर वर्क डन, पेमेंट फॉर पार्शियल वर्क कंप्लीटेड, अप्लीकेबल व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड अर्ली, है ना, अप्लीकेबल होता है कब, जब कॉन्ट्रैक्ट जो है टर्मिनेट होता है अर्ली। लिक्विडेटेड डैमेज, प्री एग्रीड कंपेंसेशन मेंशन्ड इन कॉन्ट्रैक्ट एंड अवॉइड्स लेंदी लीगल डिस्प्यूट्स, अवॉइड करता है लेंदी लीगल डिस्प्यूट्स को। पेनल्टी इन्फोर्समेंट, यानी जो कि लिमिटेड होता है, कोर्ट जो है रिड्यूस करता है एक्सेसिव पेनल्टीज को टू रीजनेबल कंपनसेशन, और रीजनेबल कंपनसेशन तक जो है जाता है। एक्सेस पेनल्टी को क्या करता है, कोर्ट रिड्यूस करता है। एक्शंस द अफेक्टेड पार्टी कैन टेक क्लेम फॉर डैमेज, रिस्किंड यानी कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, यानी टर्मिनेट करता है एग्रीमेंट, एंड डिमांड अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशंस को कंप्लीट करने का रिक्वेस्ट करता है। इसके अलावा सिक इंजेक्शंस, जिसमें हार्म या जो भी ब्रीचेज हुआ है उसको प्रिवेंट करना। क्लेम अंडर इंश्योरेंस और गारंटी, रिकवर करना जो भी लॉसेज हुआ है थ्रू परफॉर्मेंस बॉन्ड एंड इंश्योरेंस। इनवोक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्लाउज, यानी यूज करता है आर्बिट्रेशन या मेडिएशंस को अंडर आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996।
इफेक्टिव रिजोल्यूशन फॉर या ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट, सबसे पहला है नेगोशिएशन, जिसमें डायरेक्ट डिस्कशन करते हैं बिटवीन पार्टीज, फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। दूसरा है मेडिएशन, इसमें न्यूट्रल थर्ड पार्टी हेल्प करता है सेटलमेंट के लिए, इसमें कोई भी बाइंडिंग नहीं होता है बट कोऑपरेटिव होता है, एक दूसरे को कोऑपरेटिव किया जाता है। आर्बिट्रेशन, ये बाइंडिंग डिसीजन होता है बाय आर्बिट्रेटर, ये कोर्ट लिटिगेशन से फास्टर मेथड होता है। लिटिगेशन यानी कोर्ट, जो कि फॉर्मल लीगल प्रोसेस होता है, यूज व्हेन एडीआर फेल, यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो प्रोसेस है वो अगर फेल हो जाता है तब लिटिगेशन यानी कोर्ट में जाकर जो है हम फैसला जो है यहाँ पे लेते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स यानी क्लियर कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट, क्लियर कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट हम बनाते हैं, और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, रेगुलर मॉनिटरिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग, तो ये जो है हमारा प्रोसेस होता है। अगला क्वेश्चन से अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब प्रोजेक्ट रिस्क रिस्पॉन्स प्लान, है ना। प्रोजेक्ट रिस्क रिस्पॉन्स प्लान को जो है डिस्क्राइब करना है, एंड व्हाट टूल्स एंड स्ट्रेटजीज कैन बी यूज टू मिटिगेट कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्क इफेक्टिवली, उसके कंसिक्वेंसेज बताने हैं। तो देखो, प्रोजेक्ट रिस्क रिस्पॉन्स प्लान की बात किया जाए तो ये एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होता है जो ये हमें बताता है या उसके अंतर्गत ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो प्रोजेक्ट है उसमें कौन कौन से रिस्क हमारा आएगा, और जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्क है उस जैसे हैंडलिंग के टाइम में प्रॉपर करना है, कंट्रोल्ड और मिनिमाइज, तो ये जो रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करके हम उस पॉइंट्स को ऑलरेडी लिख लेते हैं कि भाई अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो या प्रोजेक्ट में आ रहे हो तो आपको ये जो रिस्क है वो आपको झेलना पड़ेगा, तो इससे बचने के लिए जो भी सेफ्टी का रास्ता है वो आपको अपनाना पड़ेगा। ये जो प्रोजेक्ट रिस्क रिस्पॉन्स प्लान है ये प्रिपेयर किया जाता है आफ्टर रिस्क आइडेंटिफिकेशन, जब रिस्क आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ इस तरीके का रिस्क जो है हमें देखने को मिलेगा, उसके बाद ये जो है तैयार किया जाता है और एनालिसिस किया जाता है और एक ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर्म किया जाता है। इसका उद्देश्य अगर हम देखें तो सबसे पहला उद्देश्य होता है कि प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट रिस्क को रिड्यूस करना, कॉस्ट, टाइम, क्वालिटी जो है उसको प्रोटेक्ट करना, स्मूथ कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन हो सके उसको इंश्योर करना, डिस्प्यूट्स और लॉसेज को मिनिमाइज करना, तो ये मेन उद्देश्य होता है। टाइप्स ऑफ रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी, अवॉइडेंस यानी एलिमिनेट द रिस्क कंप्लीटली, एग्जाम्पल चेंजिंग डिजाइन टू अवॉइड कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन, अगर कोई कंस्ट्रक्शन का ड्राइंग बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो हम क्या करेंगे, डिजाइन चेंज करेंगे, सिंपल डिजाइन रखेंगे ताकि हमारा जो कंस्ट्रक्शन में जो रिस्क निकल कर आ रहा है उस रिस्क को हम कंट्रोल कर सके या कम कर सके। फिर आता है मिटिगेशन यानी रिडक्शन, लाइक्लीहुड और इम्पैक्ट को रिड्यूस करना, जैसे प्रॉपर प्लानिंग और क्वालिटी चेक करना जरूरी है। ट्रांसफर यानी शिफ्ट रिस्क टू अनदर पार्टी, जैसे इंश्योरेंस और सब कॉन्ट्रैक्टिंग। एक्सेप्टेंस यानी एक्सेप्ट रिस्क व्हेन अवॉइडेबल, प्रिपेयर करते हैं कंटीजेंसीज प्लान को। कैसे हम मिटिगेट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्क को, तो रिस्क रजिस्टर यानी डॉक्यूमेंट लिस्टिंग ऑल रिस्क, प्रोबेबिलिटी, इम्पैक्ट और रिस्पॉन्स प्लान। स्वोट एनालिसिस यानी आइडेंटिफाई करेंगे स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, तो स्वोट एनालिसिस के थ्रू हम कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्क को क्या कर सकते हैं, मिटिगेट, मतलब लगभग हम खत्म करने के राह में चल रहे होते हैं। चेकलिस्ट
ये बेस्ड होता है आपका पास्ट प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस के ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू एंड लीगल वेटिंग, यानी केयरफुल एनालिसिस होता है कॉन्ट्रैक्ट क्लाउजेस का साइन करने से पहले। इंश्योरेंस जो फाइनेंशियल रिस्क को कवर करता है जैसे एक्सीडेंट्स और डैमेजेस। परफॉर्मेंस बॉन्ड एंड गारंटीज, ये इंश्योर करता है कॉन्ट्रैक्टर परफॉर्मेंस को। शेड्यूलिंग टूल्स सीपीएम और PERT फॉर टाइम रिस्क कंट्रोल एंड कॉस्ट कंट्रोल टूल। बजट ट्रैकिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, तो ये जो है आपका होता है। A strategy to mitigate contractual risk, क्लियर कॉन्ट्रैक्ट क्लाउज जिसमें डिफाइन करते हैं स्कोप, पेमेंट, पेनल्टीज, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्लियरली। प्रॉपर टेंडर इवोल्यूशन जिसमें सिलेक्ट करते हैं कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड कॉन्ट्रैक्टर को। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस यानी रेगुलर मीटिंग्स एंड रिपोर्टिंग, रेगुलर मीटिंग और रिपोर्टिंग लेंगे ताकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन बना रहे। चेंज मैनेजमेंट सिस्टम यानी फॉर्मल प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग वेरिएशंस। क्वालिटी एश्योरेंस यानी रेगुलर इंस्पेक्शंस एंड टेस्टिंग। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म यानी आर्बिट्रेशन मेडिएशन, जो कि अंडर आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट होता है 1996। रिस्क शेयरिंग, एलोकेट रिस्क जो कि फेयरली होता है बिटवीन पार्टीज के। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पुअर रिस्क मैनेजमेंट, कॉस्ट ओवररन्स जो कि इंक्रीज करता है प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस को। टाइम डिले यानी फेल्यूर टू मीट डेडलाइंस। लीगल डिस्प्यूट्स यानी क्लेम, आर्बिट्रेशन एंड लिटिगेशंस। पुअर क्वालिटी वर्क यानी रीवर्क एंड डिफेक्ट्स। फाइनेंशियल लॉसेज, पेनल्टीज एंड डैमेजेस। प्रोजेक्ट फेल्यूर, इन एक्सट्रीम केसेस प्रोजेक्ट अबैंडनमेंट। reputation damage यानी लॉस ऑफ ट्रस्ट एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट। टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट ऑफ टू इनवेलप सिस्टम को टेंडरिंग इवोल्यूशंस में जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करना है। तो टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो टेंडर जो है ये ऑफर होता है, प्री अवार्ड स्टेज होता है, नॉट बाइंडिंग अंटिल एक्सेप्टेड एंड टू इनवाइट कॉम्पिटिटिव बिड। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एग्रीमेंट होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ये पोस्ट अवार्ड स्टेज होता है, ये लीगली इन्फोर्सेबल होता है और ये फॉर्मलाइज होता है ऑब्लिगेशंस के। जो टेंडर होता है इसमें वीडर और एम्प्लॉयर होते हैं, इसमें प्राइस और टेक्निकल प्रपोजल्स होता है। सिलेक्शंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इसके अंतर्गत आउटकम निकल कर आता है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एम्प्लॉयर और सिलेक्टेड कॉन्ट्रैक्टर होता है, डिटेल्ड टर्म्स, राइट्स और ड्यूटीज होता है। एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क द टू इन्वॉल्व सिस्टम जो है ना, टू इन्वॉल्व सिस्टम जो है टेंडर इवोल्यूशन मेथड के लिए, जहां पे विड जो है वो सबमिट किया जाता है इन टू सेपरेट सील्ड
इनवेलप्स में, ताकि इंश्योर कर सके फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी को। इनवेलप स्ट्रक्चर, इनवेलप जो कि टेक्निकल बिड होता है, जो कंटेंट करता है आपका क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस डिटेल्स, वर्क मेथोडोलॉजी, इक्विपमेंट एंड मैन पावर डिटेल्स, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी यानी विदाउट प्राइस। नो प्राइस इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडेड, कोई प्राइस जो है इंफॉर्मेशन इंक्लूड किया जाता है। इनवेलप 2 में फाइनेंशियल बिड होता है, जो कंटेंट करता है प्रोजेक्ट कॉस्ट, आइटम रेट और प्राइस डिटेल्स। ये ओपन किया जाता है जब टेक्निकल क्वालिफिकेशंस कंप्लीट होता है। इवोल्यूशन प्रोसेस, सबसे पहले टेक्निकल बिड को ओपन किया जाता है, जिसमें चेक किया जाता है एलिजिबिलिटी, एक्सपीरियंस और टेक्निकल कैपेबिलिटी। ये नॉन क्वालिफाइड बीडर्स होता है जो कि रिजेक्टेड होता है ना, नॉन क्वालिफाइड बीडर्स आर रिजेक्टेड। दूसरा स्टेप टेक्निकल इवोल्यूशन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्निकली क्वालिफाइड बीडर्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। उसके बाद तीसरा स्टेप होता है ओपन करते हैं फाइनेंशियल बिड को, जिसमें शॉर्टलिस्टेड बीडर को फाइनेंशियल बिड देखा जाता है, ओपन किया जाता है। एंड चौथा फाइनल सिलेक्शन बेस्ड ऑन लोएस्ट रिस्पॉन्स बीडर, यानी L1 जिसका भी होगा उसको हम फाइनली सेलेक्ट करेंगे। एडवांटेज, इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस, prevents bias based on price, selects technical competent contractor and reduces risk of poor quality work। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, है ना, जो एडवांटेज हमें प्रोवाइड करता है। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट करना है बिटवीन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस इवोल्यूशन के बीच में इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन, एंड व्हाट आर द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कॉमनली यूज्ड टू इवैल्यूएट कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस। तो देखो, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग की अगर बात किया जाए तो ये कंटिन्यूअस ट्रैकिंग होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटीज का। ये ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। ये इंश्योर करता है वर्क इज प्रोग्रेसिंग एज पर प्लान, डे टू डे प्रोग्रेस यानी टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी, रियल टाइम और फ्रीक्वेंट यानी डेली और वीकली होता है, ऑपरेशनल एंड रूटीन अप्रोच होता है। इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है साइट इंजीनियर और प्रोजेक्ट मैनेजर्स। आउटपुट जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट, स्टेटस और अपडेट्स होते हैं। इमीडिएट करेक्टिव स्टेप्स यहाँ पे जो है लिया जाता है। परफॉर्मेंस इवोल्यूशंस यानी पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस occurs at a specific intervals or end of project, judge effectiveness and success of contract, final outcomes, efficient and results, monthly, quarterly or post completions, analytical and strategic, सीनियर मैनेजमेंट, ऑडिटर्स एंड क्लाइंट्स इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आउटकम्स या आउटपुट मिलता है परफॉर्मेंस रिपोर्ट, रेटिंग और लेसन लर्न। करेक्टिव एक्शंस होता है कि फ्यूचर इंप्रूवमेंट और डिसीजन जो है यहाँ पे लिया जाता है, ताकि फ्यूचर में किसी तरीके का कोई दिक्कत वगैरह ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो इवैल्यूएटिंग कॉन्ट्रैक्टर परफॉर्मेंस एट प्रोजेक्ट एंड। केपीआई जो है ये मेजरेबल पेमेंट पैरामीटर्स होता है, जो यूज किया जाता है इवैल्यूएट किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट जो है अच्छे से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो टाइम रिलेटेड केपीआई, ये शेड्यूल एडहेरेंस यानी प्लान्ड वर्सेस एक्चुअल प्रोग्रेस, डिले इन कंप्लीशंस और माइलस्टोन अचीवमेंट्स रेट। कॉस्ट रिलेटेड केपीआई यानी कॉस्ट वेरिएशंस या कॉस्ट वेरिएंस,
budget versus actual cost, post overrun percentage, payment efficiency, quality KPI, defect rate, compliance with specifications और rework percentage। अगला है प्रोडक्टिविटी KPI, आउटपुट पर लेबर और इक्विपमेंट, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी, सेफ्टी KPI, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स, सेफ्टी कंप्लायंस रेट, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लायंस KPI, एडहेरेंस टू कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स, क्लेम्स, टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, है ना, टाइमली जो है सबमिट किया जाता है रिपोर्ट को। स्टेक होल्डर्स सेटिस्फैक्शन यानी क्लाइंट का सेटिस्फैक्शन लेवल जरूरी है कि भाई वो सेटिस्फाइड है या फिर नहीं है, और इंड यूजर फीडबैक क्या मिल रहा है, ये तमाम पॉइंट्स आपको जो है ध्यान रखना है। आई होप कि ये चीजें, ये पॉइंट्स आपको जो है समझ में आया हो। अगर फिर भी किसी भी पॉइंट्स में आपको लगता है कि प्रॉब्लम है, डाउट्स है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके का और भी लेक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।